हेलो बच्चों। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो कि होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने दो डायोड्स ली थी या एक ली थी, एक डायोड ली थी, ओके। और फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग दो डायोड लेंगे और बीच रेक्टिफायर में हम लोग 4 डायोड्स लेंगे, ओके। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जब एसी सिग्नल आ रहा था तो वो जो एक डायोड थी जिसको कि हमने D1 से रिप्रेजेंट किया था, वो डायोड ओनली पॉजिटिव हाफ के लिए काम करती थी, नेगेटिव हाफ के लिए हमारा साइकिल काम ही नहीं करता था, है ना। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे, हम लोग दो डायोड्स लेके चलेंगे, एक होगी D1 एक होगी D2। यहाँ भी इनपुट एसी सिग्नल दिया जाएगा। एसी सिग्नल के अंदर भी 2 फॉर्म्स होंगी एज सेम एज बिफोर, वन इज़ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब ये जो दो डायोड्स हैं इन्हें फर्दर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल्स को लिया जाता है ट्रांसफार्मर की टैपिंग के लिए, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। अब यहाँ पे एक म्यूचुअल सेंटर टैप्ड का यहाँ यूज़ किया जाता है जिसे कि O से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क फॉर द क्लास। ये बताना है मुझे क्लास में कि यहाँ सेंटर टैप्ड का क्यों यूज़ किया गया, क्या यूज़ है यहाँ सेंटर टैप यूज़ कर, क्यों किया गया सेंटर टैप का यूज़, ओके। उसके बाद सेंटर टैपिंग का यूज़ किया गया जिसे कि O से रिप्रेजेंट किया है एंड म्यूचुअल इंडक्शन को फॉलो किया गया। तो सबसे पहले जो इनपुट एसी सिग्नल होगा उसका पॉजिटिव हाफ जब एंटर करेगा एसी वेव्स का, तो देखो यहाँ पर ये डायोड D1, तो इस टाइम पे ए टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब ए टर्मिनल पॉजिटिव है और बी टर्मिनल नेगेटिव है तो उस टाइम पे देखो डायोड D1 तो वर्किंग हो जाएगी बिकॉज दिस इज़ पी पार्ट एंड दिस इज़ एन पार्ट। पी को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है तो डायोड इज़ वर्किंग, एन नेगेटिव से हो जाएगा, है ना। तो डायोड D1 तो क्या होगी, वर्किंग होगी और डायोड D2 ऑफ होगी। डायोड D2 काम नहीं करेगी बिकॉज हेयर पी पार्ट इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एसी सिग्नल, है ना, नेगेटिव चार्ज होगा इसके पास। तो इसीलिए डायोड D2 तो काम नहीं करेगी, ओनली D1 डायोड काम करेगी। और जो हमारी इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट है, इसे ये देखो, ये जो मैंने ये शो कर रखा है, ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि जो सर्किट के अंदर करंट है वो डायोड D1 जब वर्किंग में है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस टाइम पे जो लोड रेजिस्टेंस RL होगा इसके सराउंडिंग में हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा एंड वी विल ऑब्टेन आवर आउटपुट DC आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द टर्मिनल C एंड D, ओके। बट द थिंग इज़ कि आउटपुट DC वोल्टेज यूनिडायरेक्शनल होती है, तो यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से चाहे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करें चाहे हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करें, जो C और D पॉइंट्स हैं, C पॉइंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा और D पॉइंट हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये तो बात की हमने किसकी, डायोड D1 की। अब हम बात करते हैं डायोड D2 की। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो देखो बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल आने के बाद दिस टर्मिनल इज़, इस टाइम पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायोड ए पॉइंट तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस टाइम पे डायोड D1 नॉन वर्किंग होगी और D2 क्या करेगी, काम करेगी। डायोड D2 इज़ ऑन वर्किंग। तो जब डायोड D2 वर्किंग में है और D1 नॉन वर्किंग में है तो एंड अगेन द करंट विल फ्लोज फ्रॉम द सर्किट एंड वी विल ऑब्टेन आवर आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। लेकिन जो इस टाइम पे करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सेंटर टैप्ड की हेल्प से यहाँ फ्लो करेगा और इसकी डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं डायोड D2 की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको। ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया और फिर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, सर्किट में से। तो ये क्या है, डायोड D2 की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रिप्रेजेंट किया हमने। मतलब जब ए टर्मिनल पॉजिटिव था तो सॉलिड लाइन से डायरेक्शन की करंट को रिप्रेजेंट किया गया और जब बी टर्मिनल पॉजिटिव था तो डॉटेड लाइन से हमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो जब हमने कहा कि लोड रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो C और D टर्मिनल्स हैं ये तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाए चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाए, आउटपुट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग यूनिडायरेक्शनल होगी। तो हमें DC आउटपुट वोल्टेज इस तरह से मिलेगी। बस थिंग क्या होगी कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स के लिए हमारा रेक्टिफायर काम करेगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तब भी हमें आउटपुट मिलेगा और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब भी हमें आउटपुट मिलेगा,
ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसकी वर्किंग तो समझ आ ही गई होगी कि ये कैसे कैसे काम करता है। अब बात क्या है कि फर्स्ट हाफ, जब फर्स्ट हाफ साइकिल था, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड D1 वर्किंग पे थी, तो इसके लिए जो करंट होगा उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ID1 एंड दैट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। इस टाइम पे डायोड D2 क्या थी, वर्किंग नहीं थी। ठीक है, तो डायोड D2 क्या होगी, ऑफ होगी। ये कब की बात है, जब ओमेगा टी इज़ लेस देन पाई होगा, 0 to पाई, मतलब जब t की वैल्यू 0 से t/2 लाई करती है, टाइम पीरियड है ना ऑफ, ये क्या होता है 0, ये यहाँ क्या होगा t/2 और ये क्या होगा t। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सेकंड टाइम जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, मतलब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, तो डायोड D2 वर्किंग पे थी, तो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ होगा, t/2 से t, जो भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ID2 इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी विथ माइनस साइन, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो t/2 से t से t, ये होगा इसका टाइम पीरियड। इस टाइम पे ID1 डायोड D1 क्या होगी, ऑफ होगी। तो ये हमने दोनों टाइम पीरियड्स के लिए जो करंट फ्लो कर रहा है डायोड D1 में से और D2 में से, उसको डिस्कस कर लिया। अब आफ्टर डिस्कसिंग दीज 2 पॉइंट्स, अब हम लोग निकाल लेंगे, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में निकाला था, क्या क्या निकाला था, सबसे पहले निकाल लेंगे एवरेज और DC वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज और DC वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो एवरेज और DC वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए IDC, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था ना, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। 0 से t/2 किसका इंटीग्रेशन होगा, ID1 dt, उसके बाद t/2 से t किसका इंटीग्रेशन होगा, ID2 dt। ठीक है, तो 1/t और 0 से t/2 I0 साइन ओमेगा टी dt प्लस t/2 से t, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट, t/2 से t माइनस I0 साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा का, साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस, है ना, को माइनस ऑफ कोस थीटा, तो यहाँ माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा आ जाएगा तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमने ये इंटीग्रेशन कल सॉल्व किया था हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, तो आज मैं सॉल्व नहीं करूँगी बेटा, यहाँ हम लोग ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, टी की जगह t/2 और 0 पुट करेंगे रिस्पेक्टिवली। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास रिजल्ट आएगा 2I0 बाय पाई, दैट इज़ इक्वल टू 0.636 I0। याद करो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वैल्यू 0.318 I0 आई थी। अब यहाँ तो 2 डायोड्स का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए इसकी डबल क्वांटिटी आ गई। ठीक है, इन द सेम वे हम लोग अब RMS वैल्यू निकाल लेंगे, RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो कल हमने कैसे निकाला था, I² क्या था ना हम, और फिर उसका डेरिवेटिव क्या था, ऐसे ही आज करेंगे। IRMS इज इक्वल टू 1/t 0 से t/2 ID1 का स्केयर dt प्लस 0 से t/2 से t ID2 का स्केयर dt और कंप्लीट की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो ID2 की वैल्यू क्या थी, माइनस I0 साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी। जब माइनस I0 इसका स्केयर किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों के दोनों करंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक बार यहाँ पुट्टी कर लेते हैं हम लोग, 0 से t/2 I0 का स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी dt प्लस t/2 से t I0 का स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी dt। ओके, तो अब क्योंकि ये दोनों टर्म सेम हैं और सेम होने की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा था वो भी सेम डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, स्केयरिंग होने की वजह से वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी में फ़्लो करेगा। तो इन दोनों टर्म्स को मैं एडिशन में लिख दूँगी और इसे मैं लिख दूँगी 2/t 0 से t/2 I0 का स्केयर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके, इस इंटीग्रेशन को भी हम लोगों ने कल सोल्व किया था, सो आई एम यूजिंग द रिजल्ट डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा 2/t, ठीक है, और यहाँ पर 0 से t/2 आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर मैं ओपन करूँ 1 - 2 कोस ओमेगा टी बाय टी डी टी, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा मेरे पास 2/t, और डायरेक्ट के बजाय एक बार हम इस थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा अभी, ये आई नोट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई नोट का स्क्वायर बाय 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 - 2 कोस ओमेगा टी डी टी, 2 से t कैंसिल, तो आई नोट का स्क्वायर बाय टी, और इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद आया मेरे पास t/2। इस कंप्लीट की पावर 1/2 चल रही थी, ऊपर हमने की थी सबसे पहले, तो कंप्लीट की पावर 1/2, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगी बेटा, वैल्यू आएगी आई नोट बाय √2। रूट मीन स्क्वायर करंट आ गया मेरे पास, जिसकी वैल्यू आई आई नोट बाय √2। ओके, अब इसके बाद आफ्टर फाइंडिंग रूट मीन स्क्वायर करंट, अब हम क्या निकाल लेंगे, इनपुट पावर सप्लाई और आउटपुट पावर सप्लाई, है ना। तो पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर, थर्ड पॉइंट होगा पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर, पावर सप्लाइड टू द रेक्टिफायर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम लोग, PAC इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर, और टोटल रेजिस्टेंस पावर क्या होता है I² × R, है ना। और इनपुट के लिए तो हमने कल भी लिया था फॉरवर्ड बायस्टिंग डायोड रेजिस्टेंस RF और लोड रेजिस्टेंस RL, है ना। तो RF प्लस RL, IRMS की वैल्यू क्या आई है, आई नोट बाय √2, है ना, इसका स्क्वायर RF प्लस RL। ओके, अब उसके बाद हम लोग अब निकाल लेंगे आउटपुट पावर फ्रॉम द लोड, ठीक है, आउटपुट फ्रॉम द लोड, क्या आउटपुट पावर फ्रॉम द लोड। तो इसके लिए निकाल लेंगे PDC इज इक्वल टू IDC का स्क्वायर, आउटपुट के लिए ओनली लोड रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग, कल भी लिया था 2I नोट बाय पाई, IDC की वैल्यू पुट की मैंने × RL, ठीक है। अब उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद तो क्या आएगा, आई नोट का स्क्वायर बाय 2 RF प्लस RL, और इसके सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 4I नोट का स्क्वायर बाय पाई² RL, ठीक है। अब रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकाल लेंगे, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकालने के लिए ईटा इज इक्वल टू DC पावर बाय AC पावर, है ना। तो 4I नोट का स्क्वायर RL पाई², और AC के लिए क्या होगा अब 2/I नोट का स्क्वायर RF प्लस ऑफ RL, तो 8 पाई² RL बाय RF प्लस ऑफ RL, ठीक है। अब परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को पाई² से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 81.2% RL बाय RF प्लस RL, दैट इज़, ये क्या आ गई बेटा रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। ओके, रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को डिस्कस करने के बाद मैंने आप लोगों से कल कहा था कि हम लोग रिपल फैक्टर को एक साथ डिस्कस करेंगे हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो हम लोग एक बार उसकी बात करते हैं। तो रिपल फैक्टर क्या चीज़ होती है, रिपल फैक्टर जो आउटपुट होती है एक रेक्टिफायर की, उसके अंदर DC और AC दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। AC कंपोनेंट्स हमें चाहिए नहीं होते, क्योंकि हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि रेक्टिफायर इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इनटू DC, तो AC कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए होता है।
क्योंकि ये पल्सेशन प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट के अंदर, तो रिपल फैक्टर एक पैरामीटर होता है जो कि इन पल्सेशन को मेज़र करता है कि आउटपुट के अंदर कितनी पल्सेशन हो रही है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, रेशियो होता है RMS ऑफ AC कंपोनेंट बाय DC कंपोनेंट, ठीक है। आउटपुट के अंदर जो DC कंपोनेंट आया है वो रेशियो में होगा। कैसे होगा, रिपल फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा गामा से, रेशो होगा ये RMS कंपोनेंट्स ऑफ AC कंपोनेंट, RMS कंपोनेंट्स ऑफ AC कंपोनेंट बाय क्या होगा, वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट। ओके, तो ये क्या होगा, अब हम लोग इसे सोल्व करेंगे। हमने RMS वैल्यू होगी जो टोटल लोड की AC और DC के लिए टोटल कंबाइंड होगी, जो वो क्या होगी, RMS वैल्यू ऑफ टोटल लोड करंट, लोड करंट कंबाइंड फॉर्म ऑफ किसकी, AC एंड DC दोनों का कम्बिनेशन। ये किसके इक्वल होगा बेटा, IRMS इज इक्वल टू अंडर ऑफ IDC का स्क्वायर प्लस IAC का स्क्वायर, है ना। IAC क्या होगा, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन RL, प्रेजेंट इन RL, और IDC क्या होगा, DC कंपोनेंट ऑफ लोड करंट, DC कंपोनेंट इन लोड करंट, ठीक है। DC कंपोनेंट इन लोड करंट, मतलब लोड करंट से जो टोटल करंट आ रहा था हमने उसके AC और DC दोनों कंपोनेंट्स को लिख लिया। तो अगर यहाँ से मैं ओनली AC कंपोनेंट निकाल लूँगी तो ये देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC कंपोनेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर RMS माइनस IDC का स्क्वायर, है ना। अब इसे DC से मैं डिवाइड कर देती हूँ दोनों साइड, क्योंकि मुझे AC बाय DC निकालना था ना। तो IAC बाय IDC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर RMS बाय I स्क्वायर DC माइनस 1, है ना। ये I स्क्वायर थोड़ा अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो IRMS बाय IDC का स्क्वायर माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, टोटल का पावर अंडर रूट IAC बाय IDC। ये क्या है बेटा, एक्चुअल में रिपल फैक्टर है। अब हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकालते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी, ये किसके इक्वल आई थी, I0 बाय 2, और IDC की भी वैल्यू निकाल ली थी जो कि इक्वल आई थी I0 बाय पाई के। तो पुट कर देते हैं, गामा की वैल्यू क्या आएगी, अब अंडर रूट ऑफ IRMS की वैल्यू पुट कर देते हैं I0 बाय 2, और IDC की वैल्यू पुट कर देते हैं I0 बाय पाई इस कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1, जो कि होगा 1.21। ये क्या आ गया, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर आ गया। अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी रिपल फैक्टर निकालते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए तो IRMS की वैल्यू क्या होगी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, 2I0 बाय पाई, और IDC की वैल्यू क्या थी, I0 बाय अंडर रूट 2। इन द सेम वे गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2I0 बाय पाई का स्क्वायर और I0 बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अब पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस 1, जो कि होगा 0.48 के। ये आ गया फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या, रिपल फैक्टर की वैल्यू। ओके, अब इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्या, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, एक बार ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में और हम लोग स्टडी करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर क्या है बेटा,
मैंने आज की वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब 4 डायोड्स का यूज़ किया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। लेकिन जो इसके अंदर आउटपुट होगी, जो आउटपुट आएगी वो सिमिलर होगी फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आउटपुट आई थी वो क्या थी, इस फॉर्म में थी, है ना। यही सेम आउटपुट होगी ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, इसीलिए मैंने ब्रिज रेक्टिफायर में इसको नहीं बनाया। बट द डिफरेंस इज कि हम क्यों ब्रिज रेक्टिफायर लेते हैं जब हमें आउटपुट सेम मिल रही है, हमें 2 एक्स्ट्रा डायोड्स का और यूज़ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो प्रोसेस है सेंट्रल टैबिंग, इससे बच जाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि हमें सेंट्रल टैबिंग का यूज़ ना करना पड़े। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर सेंट्रल टैबिंग का यूज़ नहीं होगा, अदरवाइज सब कुछ होल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिपल फैक्टर एंड समथिंग हाफ वेव RMS वैल्यू और DC-AC, इनपुट पावर, आउटपुट पावर, सब कुछ सेम होगा फुल वेव रेक्टिफायर के। बस सेंट्रल टैबिंग से बचने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है और कुछ भी नहीं। इसके अंदर इनपुट AC वोल्टेज होगा। ये यहाँ देखो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया, म्यूचुअल इंडक्शन का यूज़ किया गया, 2 टर्मिनल्स लिए गए, एक A टर्मिनल, एक C टर्मिनल। जब इनपुट पावर एक बार होगी पॉजिटिव हाफ होगा, एक बार होगा नेगेटिव हाफ। जब पॉजिटिव हाफ सप्लाई हो रही है, मतलब फर्स्ट हाफ में जब साइकिल आ रहा है तो इस टाइम पे A टर्मिनल पॉजिटिव होगा और C टर्मिनल होगा नेगेटिव। A के पॉजिटिव होने की वजह से डायोड D1 इससे कनेक्ट और डायोड D3 इससे, क्योंकि ये तो फिर पॉजिटिव N तो अगर पॉजिटिव से होगा तो 0 हो नॉन वर्किंग होगा, है ना। तो इस टाइम पे जब A टर्मिनल पॉजिटिव है तो डायोड D1 और D3 ये दोनों वर्किंग है और डायोड D2 और D4 क्या है, नॉन वर्किंग है। ठीक है। उसके बाद जब अब आगे फर्दर क्या, जब मैंने कहा कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई हुआ तो टर्मिनल C पॉजिटिव हो गया और A नेगेटिव हो गया। A के नेगेटिव होने की वजह से ये देखो अब N टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, यहाँ से भी N टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, P पॉजिटिव से हो गया, P पॉजिटिव से हो गया। तो डायोड D2 और D4 ये दोनों क्या होंगी, वर्किंग होगा, और डायोड D1 और D3 नॉन वर्किंग होगा। दैट इज़ बाकी सब कुछ सेम होगा किसके, फुल वेव रेक्टिफायर के। बस ये डिफरेंस है इसमें और ये है इसकी वर्किंग। अब उसके बाद जो ये सॉलिड लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं, जब डायोड D1 और D3 वर्किंग में थे, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं ये सॉलिड लाइंस। और जो ये डॉटेड लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं, जब डायोड D2 और D4 वर्किंग में थे तब करंट की डायरेक्शन, करंट कैसे फ्लो हुआ सर्किट के अंदर, ये इसको शो कर रही हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं एक बार देख लेंगे हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, एडवांटेजेस होंगी सेंट्रल टैबिंग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सेंट्रल टैबिंग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है फुल वेव सर्किट ऑफ सेम आउटपुट। ठीक है, स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर का मतलब अगर सेंट्रल टैबिंग करते हैं तो हमें साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करके हम लोग स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर का यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट हमें सेम मिलेगी जो कि हमें फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर मिली थी। ठीक है, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर का पर्टिकुलरली सूटेबल होता है हाइयर वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए, मतलब जिनके अंदर हाई वोल्टेज होती है, इनपुट में हाई वोल्टेज अगर गिवन की जाए तो उस टाइम पे अगर ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया जाए तो इसको ज़्यादा सूटेबल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। सो दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। और आप लोगों की ये यूनिट होती है बेटा कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को जो भी डाउट्स होगा वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एंड जस्ट आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।